अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो बफर सॉल्यूशंस का है। बफर सॉल्यूशंस में हम देखेंगे बेसिकली बफर्स होते क्या हैं, बफर्स को यूज़ क्यों किया जाता है, कितने टाइप्स के बफर्स हैं, किस तरह से बफर्स जो है वो एक्ट करते हैं, इनकी एप्लीकेशंस और जो है वो बफर कैपेसिटी आज के लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बफर सॉल्यूशंस होते क्या हैं। बेसिकली अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन मौजूद है और अगर उस सोल्यूशन के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, जो ठीक है ये हमारे पास सोल्यूशन है जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, बफर कोई ऐड किया हुआ है, ठीक है। और बफर के अंदर अगर हम क्या करते हैं या कोई भी सोल्यूशन जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एसिड ऐड करते हैं या फिर क्या करते हैं या कोई बेस ऐड करते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर इधर जो हमारे पास सोल्यूशन है जिसके अंदर बफर मौजूद है या कोई भी बफर सोल्यूशन है उसकी पीएच जो है वो चेंज हुई है या नहीं चेंज हुई, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं बफर सोल्यूशन के अंदर जो है वो एसिड डालते हैं या बेस डालते हैं तो वो सोल्यूशंस क्या करते हैं, जो बफर सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है सोल्यूशन के अंदर, वो क्या करते हैं सोल्यूशन के पीएच को चेंज नहीं होने देते, ठीक है। मीन्स क्या कि अगर हमारे पास सोल्यूशन के अंदर बफर्स मौजूद होंगे तो अगर हम एसिड डालते हैं या बेस डालते हैं तो दोनों सूरतों में क्या हो सकता है कि हमारे पास जो भी सोल्यूशन है उसकी बफर जो उसकी जो पीएच है वो वेरिएट करेगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम बफर्स को ऐड करते हैं तो बफर्स क्या करते हैं, इस सोल्यूशन की पीएच को जो है वो चेंज होने पे रेजिस्ट करते हैं, मींस उसकी पीएच को जो है वो चेंज नहीं होने देते और ट्राई करते हैं कि ऐसे जितनी मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो है वो कांस्टेंट जो है वो उसकी पीएच को मेंटेन रखने में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है वो क्या समझ आता है कि मीन्स क्या कि बफर्स जो है वो कहीं भी ऐसे सोल्यूशन है जो क्या करते हैं किसी भी सोल्यूशन की पीएच को मेंटेन रखने में अपना रोल प्ले करते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दूसरे सोल्यूशन की पीएच को चेंज करने में जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बफर्स कहलाते हैं, ठीक है। बफर सॉल्यूशंस की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें, कंपाउंड्स और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, बफर्स बेसिकली है क्या, ठीक है। बफर्स क्या होते हैं बेसिकली, बफर्स आर कंपाउंड्स और मिक्सचर compounds and mixtures that by their presence in the solution, that by their presence in the solution resist changes in the pH, resist changes in the pH upon addition of small quantities of small quantities of acid and base, ठीक है। मीन्स क्या कि बफर्स क्या हैं, बफर्स ऐसे सॉल्यूशंस हैं, ऐसे या फिर ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको अगर हम किसी भी सोल्यूशन के अंदर ऐड कर देते हैं और सोल्यूशन के अंदर अगर हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस को ऐड करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी पीएच को जो है वो चेंज नहीं होने देते, बल्कि ट्राई करते हैं कि उनकी जो पीएच है वो मेंटेन रहे, वो अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट है। मीन्स क्या कि स्मॉल वेरिएशंस जो है वो चेंजेस पीएच के अंदर आ सकती हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो पीएच को जो है वो वेरिएट नहीं होने देते, अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट जो है वो उसकी पीएच को जो है वो कांस्टेंट मेंटेन रखने की जो है वो रेजिस्ट करते हैं ताकि उसकी पीएच के अंदर जो चेंज ना हो, तो वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, बफर सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बफर सॉल्यूशंस जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बफर सॉल्यूशंस की जो है वो ज़रूरत क्यों पड़ती है। समटाइम क्या होता है कि हम कहते हैं कि हम अपने जो सोल्यूशन जो है वो बनाते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पीएच का हमने सोल्यूशन बनाया, अब सोल्यूशन जो है वो स्पेसिफिक पीएच का बनाने के साथ साथ इसका जो इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है उसकी स्टोरिंग का आता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि हम उसको किसी भी बॉटल के अंदर जो है वो स्टोर करते हैं या किसी ऐसे टेम्परेचर के ऊपर या किसी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो स्टोर करते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे से हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे आ सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो क्या कर सकते हैं, या फिर जिस बॉटल के अंदर हमने जो है उसको स्टोर किया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर से कुछ ऐसी इंप्योरिटीज़ जो है वो हमारे सोल्यूशन के अंदर शामिल हो सकती हैं जो क्या कर सकती हैं, उसकी पीएच को इफेक्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हमारे उस सोल्यूशन की पीएच जो है वो चेंज होगी तो वो हमारा जहाँ पे भी जिस पर्पज़ के लिए भी आपने उस सोल्यूशन को यूज़ करना है वो इफेक्ट होता है। तो इस तरह के सोल्यूशंस को जिनको हमने क्या है प्रिपेयर किया है उसको प्रिजर्व करना है, देन उनकी प्रिजर्विंग के लिए, उनको स्टोर करने के लिए, एक स्पेसिफिक पीएच उनकी मेंटेन रखने के लिए जो है हमें बफर सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इन बफर सॉल्यूशंस को यूटिलाइज करते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि बफर सॉल्यूशंस की टाइप्स कितनी होती है। बेसिकली जो है वो 2 टाइप्स के बफर सॉल्यूशंस होते हैं, जिसके अंदर एसिडिक बफर्स आते हैं और बेसिक बफर्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बफर्स। तो हमारे पास क्या है, कौन कौन सी टाइप है। एसिडिक बफर्स होते हैं, और सेकंड जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक बफर्स होते हैं, ठीक है। एसिडिक बफर्स कौन सा होता है, जैसा कि नाम से ही इंडिकेट कर रहा है, एसिडिक बफर के अंदर बेसिकली जो कंपोजिशन होती है एसिडिक बफर की, वो कम्बिनेशन होता है वीक एसिड का अपने विद एंड इट साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। मीन्स क्या कि जो एसिडिक बफर होगा वो कम्बिनेशन होगा वीक एसिड प्लस इट्स साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एसिडिक बफर इज अ कम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, combination of weak acid and its salt, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होती है, ठीक है। या है इन अदर हम वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, वीक एसिड एंड साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। वीक एसिड साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। एग्जांपल्स अगर हम देखें एसिडिक बफर्स की, तो हमारे पास जो फर्स्ट एसिडिक बफर आता है वो है एसिटिक एसिड, और सोडियम एसीटेट, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल है कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, phosphate and hydrogen phosphate, H3PO4 और NaH2PO4, और जो लास्ट हमारे पास एग्जांपल आती है एसिडिक बफर की, ठीक है। और ठीक है, ये हमारे पास एसिडिक बफर आ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिक बफर हमारे पास कौन कौन से होते हैं। बेसिक बफर जो है वो बेसिकली कम्बिनेशन होता है बेसिक बेस का विद इस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। बेसिक बफर्स क्या होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ वीक बेस salt with strong एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक बफर्स होते हैं। एग्जांपल्स अगर हम देखें बेसिक बफर्स की कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से बेसिक बफर्स हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में जो हमारे पास फर्स्ट आती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। फर्स्ट हमारे पास और अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा जो सेकंड एग्जांपल हमारे पास आती है वो अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी अमोनियम क्लोराइड। और जो थर्ड हमारे पास आता है वो है NH अमोनिया और अमोनियम कार्बोनेट। NH4 2CO3, ठीक है।
तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया कि कितने बफर्स क्या होते हैं। देन हमने देखा कि टाइप्स ऑफ बफर्स कौन कौन सी हैं, एसिडिक बफर हमारे पास कौन कौन से हैं और हमारे पास बेसिक बफर्स जो हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कुछ हमारे पास डबल साल्ट बफर्स भी होते हैं। डबल साल्ट बफर्स जो है वो बेसिकली क्या हो सकते हैं कि 2 साल्ट्स के ऊपर कंपोज्ड होते हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो है डबल साल्ट बफर्स। ठीक है, डबल साल्ट बफर्स जो बेसिकली क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 साल्ट्स होते हैं। मीन्स क्या कि 2 साल्ट्स के कम्बिनेशन से जो हमारे पास वो बफर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, डबल साल्ट बफर। दिस इज़ अ बफर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ 2 साल्ट, जैसे मोनोबेसिक पोटाशियम फॉस्फेट। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, मोनोबेसिक पोटाशियम फॉस्फेट आती है, फॉस्फेट और डाइबेसिक पोटाशियम फॉस्फेट। ठीक है, ये जो है वो बेसिकली हमारे पास डबल साल्ट बफर्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के बफर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हम अपने जो डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाते हैं, हम अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए जिनको हम बना के स्टोर करते हैं, तो उनकी पीएच को मेंटेन करने के लिए जो है हम ये बफर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है बफर एक्शन। बफर एक्शन मीन्स कि हम ये देखेंगे कि किस तरह से बफर्स जो हैं वो पीएच को मेंटेन करने के अंदर अपना जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं बफर एक्शन। बफर एक्शन का मतलब क्या कि जो भी हमारे सॉल्यूशंस हैं, बफर्स हैं, कितना जो है वो किस तरह से रेजिस्ट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन रखने में, या फिर ये कह लें कि उसकी पीएच को चेंज होने से में रेजिस्ट करने में। ठीक है, बफर एक्शन जैसे मैंने क्या बताया कि किसी भी बफर का जो रेजिस्ट करता है अपने सॉल्यूशन की पीएच को चेंज होने में, वो उसका एक्शन कहलाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू चेंज इन पीएच इज नोन एज बफर एक्शन। The resistance of a buffer solution to change in pH is known as buffer एक्शन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका बफर एक्शन कहलाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो किस तरह से एसिडिक बफर्स हैं वो एक्ट करते हैं पीएच को मेंटेन करने में, और किस तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो बेसिक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, कि किस तरह से जो है वो उनका मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिडिक बफर्स, कि अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हमने एसिडिक बफर ऐड किया हुआ है, तो उसके अंदर अगर हम एसिड डालते हैं या फिर हम बेस डालते हैं तो वो किस तरह से जो है वो एक्ट करेंगे ताकि क्या हो सके कि उसकी जो है वो ये चेंज ना हो सके। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक बफर सिस्टम है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का, जब हम उसके अंदर HCl ऐड करते हैं तो किस तरह से जो है वो सोल्यूशन काम करता है। अब बफर सिस्टम एसिटिक एसिड और जो उसका साल्ट है, ठीक है, हमारे पास ये एसिटिक एसिड होता है। जब हम इसके अंदर क्या करते हैं HCl ऐड करते हैं,
क्योंकि हम ये क्या करते हैं, हमारे पास ये एक्वस सोल्यूशन के अंदर मौजूद होता है, तो हम क्या करते हैं कि इनकी जो है कुछ हद तक आयनाइजेशन हो जाती है, और हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक्वस सोल्यूशन के अंदर जो है वो एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट जो है वो थोड़ा आयनाइज फॉर्म में होंगे। मीन्स क्या हो सकता है कि कुछ इसकी कुछ हद तक आयनाइजेशन होती है, तो कुछ हमारे पास सोल्यूशन के अंदर जो है एसीटेट आइन मौजूद होंगे, कुछ सोडियम आइंस मौजूद होंगे, कुछ हाइड्रोजन आइन और कुछ एसिटिक एसिड जो है हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे अपने उस सोल्यूशन के अंदर जिसके अंदर हमने बफर ऐड किया हुआ है, HCl को हम ऐड करते हैं, तो HCl की वजह से एडिशन, क्योंकि HCl हम कहते हैं कि एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होनी चाहिए, हमारे पास सोल्यूशन की pH जो है वो चेंज होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास क्या है कि सोल्यूशन के अंदर हमारे पास हमने जो है वो बफर ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया, HCl ऐड किया है, तो जो हमारे पास साल्ट मौजूद है, जो हमने क्या कहा कि हमारे पास आयनाइज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, हमारे पास कुछ हद तक जो है वो इस फॉर्म के अंदर जो है हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा बल्कि ऑर्डर फॉर्म में लिख लूँ ताकि समझ आपको क्लियर आ जाए, इस फॉर्म में जो है वो ये क्या हुआ है, आयनाइज्ड फॉर्म के अंदर हमारे पास सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। हमने क्या किया, HCl हमने ऐड किया, तो HCl क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे HCl लिखूँ, ठीक है, जो हमने क्या किया सोल्यूशन के अंदर ऐड किया, तो जब सोल्यूशन के अंदर ऐड होता है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है वो ये हमारे पास डीकम्पोज होगा। अब क्या है कि ये जो हमारे पास हमारे बफर सोल्यूशन के अंदर से ये जो चीज़ मौजूद थे, हमारे पास एसीटेट आयन मौजूद थे, जो हमने HCl ऐड किया, तो ये जो एसीटेट का आयन मौजूद है ये इस हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, कंबाइन होके और इसको वापस से किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, एसिटिक एसिड के अंदर जो है वो ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, अब एसिटिक एसिड के अंदर जब ये कन्वर्ट हो गया तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक वीक एसिड बन गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो, क्योंकि हमने क्या कहा कि हमारे पास ये वाला सिस्टम मौजूद है, हमने क्या कहा कि हमारे पास एसिटिक एसिड या सोडियम एसीटेट जो हमने बफर सोल्यूशन ऐड किया हुआ है आयनाइज हो जाता है, आयनाइज फॉर्म के अंदर जो है हमारे पास इस फॉर्म के अंदर सोल्यूशन के अंदर बफर मौजूद है। जब हमने HCl ऐड किया तो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो हमने क्या कहा कि हमारे सोल्यूशन की pH जो है वो चेंज कर सकता है। जैसे कि हमने HCl ऐड करते हैं तो जो हाइड्रोजन आयन हमारे पास HCl से है वो क्या करता है, एसीटेट आयन के साथ कंबाइन होकर एसिटिक एसिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक वीक एसिड है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी हमारा सोल्यूशन है उसकी pH जो है वो चेंज, उसकी pH के अंदर जो है वो कोई खास चेंज जो है वो नहीं आता। इस तरह से क्या होती है कि जो हमारा जो सोल्यूशन होते हैं उसकी pH जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, या हम ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो मेंटेन रहती है। इस तरह से जो है वो उसकी pH को मेंटेन करता है। यहाँ पे अब हमने क्या कहा कि हमने जब HCl को ऐड किया, अगर हम इसी सोल्यूशन के अंदर जो है वो बेस ऐड करते हैं, ठीक है, व्हेन NaOH यानी कि बेस इज एडिड, जब हम इसी सोल्यूशन के अंदर जिसके अंदर हमने जो है वो सोडियम एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट डाला हुआ है, अगर हम उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो क्या होगा। ठीक है, जब हम क्या करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो हमारे पास हमने क्या कहा था कि एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों जो है वो आयनाइज, कुछ जो है वो सेम फॉर्म में रहते हैं, कुछ जो है वो आयनाइज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। जब हम क्या करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास सोल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है, CH3COOH, क्योंकि ये आयनाइज्ड हुआ है तो ये हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, ये इन आयंस के फॉर्म में जो है वो हमारे पास मौजूद होता है। अब हमने क्या किया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने इसमें ऐड किया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगी, आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट होगी सोल्यूशन के अंदर ऐड होकर। ठीक है, सोडियम, ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस है और यहाँ पे जो हमारे पास क्या है कंबाइन होकर किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो सोल्यूशन दिस हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म वाटर, वाटर में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो भी सोल्यूशन है उसकी pH के अंदर जो है वो कोई खास चेंज नहीं आएगा और जो उसकी सोल्यूशन जो है वो pH मेंटेन रहेगी। इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो एसिडिक बफर है वो एक्ट करता है और हमारा जो सोल्यूशन होता है उसकी pH जो है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, मीन्स क्या कि अगर हम क्या किया कि हमने अगर साल्ट ऐड किया तो हमारे पास क्योंकि सॉरी साल्ट के लिए एसिड ऐड किया, तब हमारे पास क्या हुआ, वीक एसिड एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसकी
जिसकी वजह से हमारे सोल्यूशन के जो पीएच है वो मेंटेन रही, कोई खास चेंज नहीं आया। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के एडिशन पे भी हमारे पास क्या हुआ कि न्यूट्रलाइज हो गया, हमारा सोल्यूशन वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो उसकी वजह से भी हमारे पास सोल्यूशन के अंदर जो है वो कोई खास चेंज नहीं आता। इस तरह से क्या करता है कि बफर जो है वो एसिडिक बफर जो है वो सोल्यूशन की पीएच को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है वो बेसिक बफर और बेसिक बफर के अंदर जो है वो हम एसिड और बफर बेस ऐड करते हैं तो किस तरह से जो है वो हमारा सोल्यूशन जो है वो किस तरह से अपनी से पीएच को मेंटेन रखता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेसिक बफर। ठीक है, बफर सिस्टम ऑफ, यहाँ पे जो बफर सिस्टम यूज़ किया गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि हमारे पास वीक एसिड और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। या ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या होता है कि हमने क्या कहा कि हमारे पास जो भी साल्ट होता है और जो भी हमारे पास बेस है वो क्या होगी, आयनाइज फॉर्म के अंदर हमारे पास सोल्यूशन के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, जिस सोल्यूशन के अंदर हमने ऐड किया हुआ है अपने बफर को उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए। जैसे ही अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एसिड ऐड करेंगे तो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, किस फॉर्म में है ये हमारे पास, अमोनियम प्लस हाइड्रोक्सल आयंस में। ठीक है, तो क्या होता है जैसे ही हम क्या करेंगे HCl ऐड करेंगे, HCl जो है वो क्या करता है हाइड्रो डिकम्पोज होगा, हमारे पास आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोक्सल के साथ रिएक्ट करके किस में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, H2O की फॉर्म। ठीक है, H2O में कन्वर्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो है वो जो भी हमारे पास हाइड्रोजन है वो वाटर की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होगा, वाटर की फॉर्म में जो है वो हमारे सोल्यूशन से रिमूव होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जब हमने HCl यानी कि सोल्यूशन ऐड किया अपने HCl एसिड ऐड किया हमने अपने सोल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर हमने बेसिक बफर ऐड किया हुआ था, तो उस बफर के अपने एक्शन के थ्रू जो है उसको न्यूट्रलाइज करके वाटर के अंदर ऐड कर वाटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो सोल्यूशन है उसकी पीएच के अंदर जो है वो खास चेंज नहीं आता। ठीक है, और उसकी सोल्यूशन की जो है वो पीएच मेंटेन रहती है। नेक्स्ट अगर क्या करते हैं कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स क्या कि हम कोई बेस ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है, ठीक है, साल्ट जो है वो डिकम्पोज फॉर्म में होगा, आयनाइज फॉर्म में है। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होंगे और हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ऑलरेडी हमारे पास सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, वीक है, वो क्या करेगा हमारे सोल्यूशन की पीएच को चेंज नहीं होने देगा। इस तरह से क्या होता है कि हमारे, क्योंकि हमने क्या कहा कि वीक जो है वो बेस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमने जब स्ट्रॉन्ग बेस ऐड की तो हमारा जो बफर सोल्यूशन मौजूद था, बफर जो था उसने क्या किया, उसको न्यूट्रलाइज करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि हमारे जो सोल्यूशन की पीएच थी वो मेंटेन रही। इस तरह से क्या होता है कि जो बफर बेसिक बफर्स होते हैं या एसिडिक बफर्स होते हैं वो सोल्यूशन की पीएच को जो है वो न्यूट्रलाइज करने में या फिर न्यूट्रलाइजिंग जो हमारा सोल्यूशन होता है उसकी पीएच को मेंटेन रखते हैं। स्मॉल वेरिएशंस हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्व होते हैं, लेकिन कुछ खास हद तक जो है वो खास जो है वो पीएच के अंदर जो है वेरिएशंस नहीं आती, बल्कि इस तरह से बफर्स हैं वो अपने एक्शंस के थ्रू हमारे सोल्यूशंस की जो है वो पीएच को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आएगा वो हम देखेंगे कि किस तरह से जो है, अच्छा एक और चीज़ जो है वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फॉस्फेट बफर्स, के अगर हमारे पास फॉस्फेट बफर्स होते हैं तो वो किस तरह से अगर काम करते हैं इन पोटाशियम हाइड्रोजन और पोटाशियम डाई मोनो बेसिक पोटाशियम फॉस्फेट और डाई बेसिक पोटाशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के अंदर भी जो है वो एक वीक एसिड के तौर पर एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे जो है वो काम करता है, वो भी इस तरह से जो है वो सोल्यूशन की पीएच को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने जो है अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूशन हो तो अगर जो है वो पीएच वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करनी हो बफर्स की तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं।
Calculation of pH values of buffer. ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें कि हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, या हम कहें कि पीएच ऑफ बफर जो रहती है किसी भी बफर सोल्यूशन की पीएच जो है वो बेस करती है कि जो भी हमारे पास बफर सोल्यूशन है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद हैं। अगर हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक बफर है जिसके अंदर एक वीक एसिड मौजूद है, ठीक है, बफर कंटेनिंग, क्योंकि हम जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर कोई भी बफर है कॉन्टेनिंग, क्योंकि एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं, कंटेनिंग वीक एसिड, जिसको हम HA से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एंड इट्स साल्ट, जिसको हम, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है कि हम किस तरह से जो है वो पीएच ऑफ द सोल्यूशन फाइंड आउट करें, तो हमें पता है कि जो भी हमारे पास बफर एसिड मौजूद होगा, जब इसकी आयनाइजेशन होगी तो वो हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन प्लस इसमें। ठीक है, अगर हम इसके लिए जो है वो आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखें तो हमारे पास इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या आएगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट अगर मैं इस इक्वेशन का लिखूँ तो ये हमारे पास बनता है Ka इज इक्वल टू, ठीक है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ये हमारे पास इसका इक्विलिब्रियम आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो बनता है। अगर इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूँ, ठीक है, तो मेरे पास अगर हम HA को, अगर हमने हाइड्रोजन आइंस, क्योंकि यूजुअली हम कहते हैं कि किसी भी सोल्यूशन की पीएच जो है वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन आइंस पे कि कितने ज़्यादा हाइड्रोजन आइंस मौजूद है, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आइंस मौजूद होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो उसकी पीएच वेरिएट, जितने हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन आइंस की वेरिएट करने से जो भी हमारे पास सोल्यूशंस होते हैं उनकी पीएच जो है वो वेरिएट करती है। ठीक है, अगर हम इसको इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या बनती है, कि HA ओवर, ठीक है, इसी इक्वेशन का अगर हम क्या करें, नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं और इस इक्वेशन के साइंस जो है वो रिवर्स करते हैं। ठीक है, ऑन टेकिंग लॉगरिथम एंड रिवर्सिंग द साइंस थ्रू आउट ऑफ इक्वेशन, लॉगरिथम्स एंड रिवर्सिंग द साइंस ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के, ठीक है, ये हमारे पास वन है जो रिवर्सिंग द साइंस ऑफ इक्वेशन वन, तो हमारे पास जो इक्वेशन वन बन जाती है वो क्या बनती है, माइनस लॉग H पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka प्लस लॉग A ओवर, ठीक है, यहाँ पे जो है वो बेसिकली अगर हम इसी इक्वेशन को, अब माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइंस आपको पता है कि हम किससे हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे, पीक से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, यहाँ पे जो A नेगेटिव जो है वो शो कर रहा है कि कॉन्जुगेट बेस को, ठीक है, जो बेस को, और नीचे जो है वो हमारे पास एसिड कॉन्जुगेट बेस, जो हमारा जो एसिड जो है वो डिसोसिएट होगा तो ऑब्वियसली कॉन्जुगेट बेस जो है वो प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पे ये हमारे पास एसिड, ठीक है, इस इक्वेशन को जो है वो हम हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन कहते हैं, और ये इक्वेशन जो है वो बेसिकली यूज़ होती है किसी भी सोल्यूशन की किसी भी बफर सोल्यूशन की पीएच की डिटर्मिनेशन के लिए। दिस इज नोन एज हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन, हेज़लबर्ग इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, हेंडरसन हेज़लबर्ग
इक्वेशन कहते हैं इस इक्वेशन को हम, और इस इक्वेशन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो जितने भी डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं उनकी हम जितने भी बफर सॉल्यूशंस डिफरेंट हमारे पास होते हैं उनकी हम पीएच की डिटर्मिनेशन के लिए जो है हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल देख लें कि किस तरह से जो है वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक दैट अगर हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल हो जिसके अंदर अगर हमें जो है वो कॉन्जुगेट बेस या एसिड जो भी मौजूद है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता हो, उसका हमें आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू गिवन हो, तो हम इस फार्मूले के अंदर पुट करके हम क्या कर सकते हैं उस सोल्यूशन की जो है वो जो भी हमारे पास सोल्यूशन है उसकी हम पीएच वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर हमारे पास एक बफर सोल्यूशन है जिसके अंदर 1 मोल है एसिटिक एसिड का और सोडियम एसीटेट का, ठीक है, मींस उसके साल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बताई हुई है हमें। फाइंड द पीएच ऑफ द बफर सोल्यूशन और पीके ऑफ एसिटिक एसिड। अब हमने क्या करना है कि एसिटिक एसिड की जो है वो हमें पीके वैल्यू मींस सोल्यूशन आयनाइजेशन कांस्टेंट हमें गिवन है, हमें जो है वो बेस और एसिड दोनों की जो है वो वैल्यू, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट दोनों की वैल्यू जो है वो बता दी गई है। तो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि उसकी क्या हमारे पास पीएच है। लाइक अभी हमें क्या बताया गया कि एग्जाम्पल अगर हम देख रहे हैं क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल में हमें बताया गया कि सोल्यूशन है जिसके अंदर जो है वो सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड की जो अमाउंट है वो 1 मोलर है, ठीक है। इसके अलावा जो उस सोल्यूशन का आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो कितना है, पीके जो है वो 4.74 दी गई है, ठीक है, 4. पीके वैल्यू जो है वो 4.74 दी गई है और हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है, पीएच फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल वही हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि पीएच इज इक्वल टू पीके ए प्लस लॉग ओवर एसिड, ठीक है। हमें वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाती हैं, पीके वैल्यू हमें 4.74 दी हुई है प्लस लॉग एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट की वैल्यू हमें 1 और 1 गिवन है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 4.74 ही पीएच की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से क्या हो सकता है कि आपको क्या दी जा सकती है कि आपको पीएच की वैल्यू दी जा सकती है, पीके की वैल्यू दी जा सकती है और उससे आपको कहा जाता है कि आप एसिड की वैल्यू साल्ट की वैल्यू अगर आपको दी है और आपसे कहा जाता है कि एसिड की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आप सिंपल इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको जो है वो साल्ट की वैल्यू दे दी जाती है, एसिड की नहीं दी जाती, तब भी आप इस फार्मूले को जो है वो रीअरेंज करके उस सोल्यूशन की जो है वो पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये थी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स इसकी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बफर कैपेसिटी क्या होता है बेसिकली, और बफर कैपेसिटी को हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं या बफर कैपेसिटी से हमें क्या पता चलता है। बफर कैपेसिटी बेसिकली क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एसिड और बेसिस एडिड टू 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन टू चेंज द पीएच यूनिटी। बफर कैपेसिटी का मतलब क्या है कि किसी भी बफर की कितनी कैपेसिटी है कि वो अपनी जो सोल्यूशन है उसकी पीएच को जो है वो कितने टाइम तक जो है वो मेंटेन रख सकता है। मींस क्या कि हम उसके अंदर कितने सोल्यूशन या कितना एसिड या कितने बेस की अमाउंट ऐड करते हैं कि जब तक उसकी जो है वो कैपेसिटी जो जब तक उसकी जो वो पीएच है जो है वो चेंज नहीं होती 1 नंबर तक या 1 यूनिटी तक, ठीक है। बफर कैपेसिटी बी मींस क्या है, डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एसिड और बेस एडिड is defined as of moles of acid and base is added to 1 liter is added to 1 liter of the solution to change of the solution to change the pH
बाय यूनिट, टू चेंज द pH बाय यूनिट मीन्स क्या कि हम एसिड और बेस की कितनी अमाउंट ऐड करते हैं उस सोल्यूशन के अंदर जिसके अंदर हमने बफर ऐड किया हुआ है, ताकि उसकी जो है वो pH जो है वो 1 यूनिट तक जो है वो चेंज हो सके। तो वो हमें क्या बताती है, हमारे किसी भी बफर की कैपेसिटी को बताती है। ठीक है, बफर कैपेसिटी बेसिकली जो है वो फार्मूला जो इसके लिए यूज़ होता है इज इक्वल टू dP ओवर, ठीक है, ये बफर कैपेसिटी का फार्मूला है। It is absolute value of the slope of the curve between moles of the acid or base is added to 1 liter of the solution and the pH of the solution। ठीक है, ये तो हमारा बफर कैपेसिटी का होगा। एट द एंड हम देखेंगे कि बफर को जो है वो यूज़ कहाँ पे जाता है। बफर जो है वो बॉडी के अंदर भी जो है वो हमारे सोल्यूशन से बफर इन बॉडी रेस्पिरेटरी सेंटर एंड लंग्स किडनीज एंड एरेथ्रोसाइट, अच्छा प्रोटीन बफर सिस्टम्स हैं, ब्लड कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एसिड है। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के बफर्स होते हैं वो हमारा जो डिफरेंट एनालिटिकल के कहीं पे भी मेथड्स अगर यूज़ हो रहे हैं या कहीं पे भी जनरल लेबोरेटरी प्रोसीजर्स यूज़ हो रहे हैं तो उनकी pH को मेंटेन रखने के लिए जब हम बफर सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। इसी तरह से कहीं पे भी कोई इंजाइम्स हैं जिनकी हम कहते हैं कि अगर कहीं पे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो जहाँ पे अगर उसके अंदर कोई भी इंजाइम्स काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि बहुत सारे इंजाइम्स जो है वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है एक स्पेसिफिक pH के ऊपर जो है वो शो करते हैं। तो इस तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस जहाँ पे हम जो है वो डिफरेंट इंजाइम्स के साथ काम कर रहे होते हैं या डिफरेंट जो है वो सैम्पल बायोकेमिकल सैम्पल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, लाइक हमारे पास मिल्क है, ब्लड है या फिर डिफरेंट जो है फ्लूइड्स होते हैं, तो उनकी pH को मेंटेन करने के लिए जो है हम बफर सॉल्यूशंस ऐड करते हैं। इंडस्ट्रियल फीड्स के अंदर भी जो है वो बफर्स यूज़ होते हैं, लाइक जितनी भी फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल होती है वो एक स्पेसिफिक pH के ऊपर होती है, तो उस स्पेसिफिक pH को मेंटेन रखने के लिए हम बफर सॉल्यूशंस जो है वो ऐड करते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग है या टेनिंग ऑफ लेदर है या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर है, सबके सब जो है वो कॉन्स्टेंट pH के ऊपर जो है वो प्रॉपरली प्रोसीजर्स होते हैं। तो उन सॉल्यूशंस का या उन मैकेनिज्म की pH को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक बफर्स जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं उनकी जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है कि जो भी सॉइल है उसकी एक खास स्पेसिफिक pH के ऊपर जो है वो उन क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो जो सॉइल्स होती हैं उनकी pH को मेंटेन करने के लिए जो है हम बफर सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बफर सॉल्यूशन का कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने देखा बफर्स क्या होते हैं, दैन हमने डिस्कस किया कि कितने टाइप्स के बफर्स होते हैं, उसके बाद जो है हमने उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा और देन हमने जो है वो देखा कि अगर हमारे पास कोई भी बफर्स हो, अगर हमने उनकी pH फाइंड आउट करनी है या हमने उनकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, हमने वो देखा, बफर कैपेसिटी देखा और एट द एंड जो है हमने यूजेस ऑफ बफर देखा। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।